नमस्कार। हरिओम टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की सियासी मरम का टोल लेते लेते हम पहुंच गए हैं जींद की धरा पर। जींद जिसे प्रदेश की सियासी राजनीति भी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसके कण कण में सियासत है। अगर यहाँ आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी आपको सियासी गुणाभाग बता देगा। आज हम वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र के साथ हैं, जो अनेक नेशनल अखबारों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रदेश की सियासी बराक किस तरफ बह रही है। प्रदेश की सियासत अब नई इबारत लिख रही है तो वो किसके माथे लिखी जाएगी। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपको क्या लग रहा है, अब चुनाव को महज 10 दिन बाकी रह गए हैं तो प्रदेश में क्या होने वाला है? तो देखिए, पहले तो हमने जिस प्रकार से लोकसभा का आकलन किया था शायद यही वो जगह थी। जी जी। और जो मोटा मोटा हमने आकलन किया था लगभग फिट बैठा जी। और अब विधानसभा की हम चूंकि इलेक्शन 5 अक्टूबर को हरियाणा में होने हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब की बार हरियाणा के अंदर जब टिकटें बटी तो जिस प्रकार से कांग्रेस में 2500 से ज्यादा आवेदन थे, जो मारा मारी थी, ऐसा लग रहा था कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में बहुत बड़ा माहौल खड़ा हो गया है। क्योंकि 10 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी जो लहर थी वो अपने चरम पर थी। लेकिन जैसे ही टिकटें बटी वैसे वैसे धीरे धीरे जो कांग्रेस का जो ग्राफ था वो डाउन आया पूरे प्रदेश में। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। जी जी। अकेले हम जींद की बात करें तो हम जींद की 500 सीट जब बंटवारा हो रहा था तो बिल्कुल स्पष्ट मान के चल रहे थे कि कोई भी सीट यहाँ से कांग्रेस हार नहीं रही है। लेकिन अब मामला जो है फंसता नजर आ रहा है। और यही आसपास के जो एरिया है, जैसे सोनीपत की बात करें, रोहतक की बात करें, हिसार की बात करें, सिरसा फतेहाबाद की बात करें, भिवानी की बात करें, तो आपको जो बहुत बड़ा बदलाव है वो देखने को मिलेगा। कारण स्पष्ट है। इस प्रकार से एक तरफा टिकटों का बंटवारा हरियाणा के अंदर हुआ है। हुड्डा खेमे से ये क्लेम किया जा रहा है कि 72 सीटें उनके खेमे को मिली है। और बाकी 4-5 सीटें सैलजा को, कुछ 4-5 सीटें हाईकमान ने, और इस तरह की बंटवारा हुआ है। रणदीप सुरजेवाला पूरी तरह से साइडलाइन किए गए। कुमारी सैलजा को बिल्कुल, जो उनके सबसे खास उम्मीदवार थे नारायण सिंह, डॉक्टर राजा चौधरी, उनको भी वो टिकट नहीं दिलवा पाई। अपने भतीजे को हर्ष को कोलाना से टिकट मांग रही थी, वो उनको भी नहीं दिलवा पाई। और अगर हरियाणा में उनकी एक टिकट मान के चल रहे थे तो सबसे पहले टिकट हम नारायण की मांग के चल रहे थे। नारायण की पक्की है, बाकी हरियाणा में उनकी कोई टिकट नहीं कट सकती। डॉक्टर राजा चौधरी की टिकट कटी। उसके बाद कोलाना खुद भी इच्छुक थी चुनाव लड़ने की, खुद भी उनको जो है पार्टी ने मैदान में नहीं उतारा। तो सैलजा को भी साइडलाइन किया। हालांकि पूरे हरियाणा में इस तरह की बातें थी कि सैलजा एक नेता नहीं है, सैलजा के पास कुछ नहीं है। लेकिन उनकी चुप्पी ने, इस बात में कोई दोहराई और कोई नकार नहीं सकता कि चुप्पी ने उनकी जो ताकत थी एहसास करा दिया कि पूरे हरियाणा में, क्योंकि अब की बार जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो जो जाटों का है और मुस्लिम का जो गठजोड़ है, इस तरह के जब पूरे हरियाणा के अंदर खड़ा हो गया था वो कहीं ना कहीं बिखराव की तरफ स्टार्ट हो गया था सैलजा की चुप्पी के कारण। और यही एक वजह आपने देखा होगा कि हरियाणा में अभी तक कांग्रेस की एक भी बड़ी रैली नहीं हुई, क्योंकि जो पार्टी आला कमान है अभी तक कांग्रेस को मनाने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से मान मनोहर हो जाए। और कल से शायद हरियाणा में, वो मेरी पर्सनल व्यक्तिगत बात भी उनसे फोन पे कि इस मामले को लेकर वो कल से हरियाणा के दौरे पे स्टार्ट करेंगे। तो कुल मिला के अब एक जो फेस बन गया हरियाणा के अंदर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकटें बांटी है और बाकी जो गुट थे सारे के साइडलाइन हुए हैं। तो एक नुकसान कांग्रेस को बहुत बड़ा जरूर हुआ है हरियाणा के अंदर। एक तरफा जो माहौल कांग्रेस का लग रहा था हरियाणा के अंदर वो नहीं है। अब देखिए, अब बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां कांटे का मुकाबला है, कड़ी टक्कर है और मामला जो है काफी उलझा हुआ हरियाणा के अंदर। फिलहाल के दौर में, आज के समय में 10 तारीख का चुनाव का समय रहता है, बहुत उलझा हुआ और बहुत जो है क्लोज फाइट हो गई है हरियाणा के अंदर हो गया है। नहीं, आपको इससे भी लगता है कि क्योंकि ऐसा क्लेश जब टिकट वितरण का था तो भाजपा में भी हुआ, कर्णदेव कंबोज पार्टी छोड़ गए, रामविलास शर्मा की टिकट कट गई, अनेक नेता बागी रूप में भी आए, तो वो क्लेश पहले भाजपा में हुआ, उसके बाद कांग्रेस में हुआ। तो इफेक्ट आप क्या मान रहे हैं कि कांग्रेस वाले का ज्यादा हुआ है? कांग्रेस का बहुत ज्यादा हुआ है। देखिए, 10 साल कोई पार्टी सत्ता में रहती है, सत्ता के बाद से कांग्रेस में, कांग्रेस की बात करें, कोई पार्टी हो तो सत्ता विरोधी लहर है वो चलती है, वो काम करती है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन जिस प्रकार कुछ सीटों की बात हम छोड़ दें, बीजेपी में रामविलास शर्मा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में खड़ा किया और कर्णदेव कंबोज भी काफी समय से ओबीसी सेल के जो इंचार्ज भी थे, तो इतना बड़ा बदलाव बीजेपी के अंदर देखने को नहीं मिला। बड़ा जो बदलाव है कांग्रेस में देखने को मिला। टिकट कटने के बाद भगदड़ कांग्रेस में इसलिए नहीं मची हरियाणा के अंदर क्योंकि जो नेता हैं जो टिकट चाह रहे थे उनको ये एहसास था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, 10 साल से सूखा है, 5 साल भी नाराजगी रखेंगे, नाराज रहेंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। कार्यकर्ताओं के काम होते हैं, कार्यकर्ता क्यों जुड़ता नेता से, उसके काम होते हैं, उसको कोई व्यक्तिगत किसी तरह का काम होता है या सार्वजनिक काम होता है, करवाने होते हैं। इसलिए, लेकिन जो भीतर घात है, एक बहुत बड़ा जो कमजोरी कांग्रेस की है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे वो
मजबूत जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, वो अंदर ही अंदर जो है डेंट लगा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस को। इसी वजह से कांग्रेस शैलजा की चुप्पी, सारे खेमे को साइडलाइन करना, और शैलजा अकेले एक महिला लीडर नहीं है, दलित लीडर भी है। हरियाणा में 21% वोट दलितों का है, उसको आप नकार नहीं सकते। जो रॉन्ग मैसेज हुआ है, जो गलत मैसेज हुआ, शैलजा को दबाने से, उसको अपमानित करने से, उसको दरकिनार करने से, इग्नोर करने से, उसका खामियाजा कांग्रेस की पार्टी को। आपने एक बात नोट नहीं की होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कभी शैलजा का अपने भाषण में जिक्र नहीं करते। अब आप तो ताजा जो उनके रैलियां हैं, उनको पिछले 4-5 दिनों में वो बार-बार बोल रहे हैं कि बहन है मेरी। आगे देखिए आप, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिक्र करते हैं कि हमारी बहन शैलजा इतने रिकॉर्ड वोटों से वहां से जीती, हमारे साथ है ये। और जो कैंडिडेट्स थे उनके पोस्टर से शैलजा गायब हो गई थी, लेकिन वापस वो पोस्टर्स पे आ गई है। तो ये तो चुप्पी ने ताकत का एहसास कराया है, क्योंकि आप अकेले एक अपने खेमे को लेके और अकेले अपने दम पे कोई पार्टी वो नहीं चल सकती। आपको सारी चीजें साधनी होती है राजनीति के अंदर, और 21% वोट बैंक को आप इग्नोर करके, एक गलत मैसेज देके आप उसको हासिल नहीं कर सकते आप। तो कई रीजंस हैं, कई फैक्टर हैं हरियाणा में। अब की बार जो ग्राफ एकदम से कांग्रेस का ऊपर पे गया था, धीरे धीरे डाउन आ रहा है। आपके जहां हम जीने बैठे हैं, यहाँ विनेश फोगाट का चुनाव बहुत पीक पे था, और ये मान के चल रहे थे कि हरियाणा में अगर कोई पहले जीत तो सबसे बड़ी थी विनेश फोगाट की। लेकिन आज आप पता करके देखिए, बहुत टफ मुकाबले में फंस गई है। कारण कई हैं, 4 जाट उम्मीदवार सामने हैं और एक नॉन जाट। बीजेपी ने ओबीसी भेज दिया है, और जो जाटों में उम्मीदवार है सुरेंद्र लाठर, उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है। बसपा का अलायंस है, अमरजीत ढांडा सीटिंग एमएलए हैं, और कविता दलाल है। दलालों के 6-7 गाँव है, जैसे 6 गाँव, 7वां गाँव उनका लिजवाना है, उनमें अलावा हालांकि दलाल नहीं है, बट उनको 7 लिजवाने बोलते हैं। तो 30-32 हजार वोट है। कुछ मैं ये नहीं कहता कि सारे वोट लगे जाएंगे, लेकिन डेंट कविता दलाल भी लगाएगी, अमरजीत ढांडा भी लगाएगा, सुरेंद्र लाठर भी लगाएगा, और वहाँ पर लगभग 1,80,000 से 85 हजार के आसपास वोट है, जिसमें से आप ये मान के चलो कि 85 हजार जाटों में वोट है। तो 4 भागों में डिवाइड हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब डेंट लगा रहे हैं, लगाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत जुड़ाव लोगों का है, पार्टी को वोट नहीं जा रहा है, व्यक्तिगत जा रहे हैं। तो उनका जो धीरे धीरे इलेक्शन है, उसके और भी कई कारण है। विनेश फोगाट का जो एक लेयर, जो वर्ग उन्होंने क्रिएट कर लिया अपने आसपास में, उनका जो बिहेवियर है मीडिया के साथ, उनके जो मार्शल हैं, उनके घर में बड़ी शिकायत है कि अभी ये कुछ है नहीं, तो तभी मतलब इस तरह का बिहेवियर है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। अगर जीत के यहाँ से निकल गए, यहाँ से अगर जीत हासिल की, मंत्री बने, तो जो है मुलाकात कैसे होगी। और उसके और भी व्यक्तिगत कारण, खैर कैमरे में जिक्र करने की बात नहीं है, जो उनका जो यहाँ की पृष्ठभूमि है, और भी काफी रीजंस हैं, और जिसके कारण उनका जो मैच है, जो यहाँ पर चुनाव है, बहुत क्लियर नहीं है, फंसता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे आज मोदी ने भी यहाँ पे रैली की है, प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये जो आसपास की 20-25 सीटें हैं, काफी प्रभाव यहाँ पर डालती हैं। और कुल मिला के बात की जाए तो जो बड़े चेहरे जिनका चुनाव बिल्कुल स्पष्ट था, अब वहां पर स्थिति जो है बदली नजर आ रही है। तो इसका एक ये भी सकता कि रणदीप सुरजेवाला ने परसों ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री पद के 3 चेहरे हैं, मैं हूँ, कुमारी शैलजा है या हुड्डा है। तो वो क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं? वो खुद तो केवल कैथल में ही फंसे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि 3 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं हम। इसको क्या संदेश मानेंगे आप? ये वही वाली स्थिति है जब 2005 में कांग्रेस की सरकार आई और एकदम से इतने विधायक आए, और ज्यादातर जो विधायक बने थे भजनलाल के खेमे से थे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो एकदम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दबा कर दिया गया। ये जो दावेदारी है, शैलजा भी क्लेम करती है। एक इंटरव्यू में मैं सुन भी रहा था, देख भी रहा था, कह रही थी कि भाई ऐसा हो सकता था, मुख्यमंत्री बन सकते थे। वो कह रहे कि हो सकता नहीं, ऐसा हो सकता है, अभी भी संभावना है, ऐसी संभावना है। ये जो संभावना है इनकी तरफ से, कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कि शायद ये जो दौर है वो 2005 का इनके मन में कहीं न कहीं इस बात का जरूर एक होगा कि 2005 जैसा हो सकता है कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, कि सीटें अच्छी खासी 60+ सीटें आ जाए तो आलाकमान को फैसला लेने में आसानी हो। खैर वो वक्त की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे सुरजेवाला सिर्फ इतने बड़े जो नेता थे 2 सीटों तक सिमट गए, उनको नरवाना और कैथल, इसके आगे वो नहीं बढ़ पाए। कुमारी शैलजा भी बहुत, जिनको उम्मीद थी कि 25-30 सीटें मिलेगी, लेकिन वो भी 4-5 सीटों तक सिमट गए, और अपने जो खास समर्थक है उनको टिकट दिलवाने में कामयाब नहीं हुई, ऐसे हुई। तो इन सब चीजों को मिलाकर हरियाणा में आप सिरसा की बात करो, 3 सीटों पर वहां पर इन लोग बिल्कुल क्लोज फाइट में, चाहे रानिया की बात करें, फिर इलाहाबाद की बात करें, या फिर आपकी डबवाली की बात करें, वहां पर कालावाली और सिरसा शहर की बात करें, तो थोड़ा सा कांग्रेस वहां पर
भारी दिख रही है। मजबूत स्थिति में है। फतेहाबाद में 3 सीटों की बात करें तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हिसार में 7 सीटों पर जो है बहुत क्लियर सिचुएशन हाँ। नहीं है। चाहे आप बरवाला की बात करो, आदमपुर की बात करो या फिर नलवा की बात करो, तो वहाँ फंसी सीटें हैं। हैं। जी जी। नारनौंद में भी बहुत टफ मुकाबला है, स्पष्ट नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु धीरे धीरे वहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति उनकी शुरुआत में थी, डाउन थी, काफी ग्रो किया है, बहुत ग्रो किया है और बहुत मजबूत उनका जो है ग्राफ बढ़ा है। उनका एक बहुत बड़ा स्पष्ट रीजन है, जब वो मंत्री थे तो सामूहिक विकास कार्य हैं वो हल्के में हुए, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। चाहे वहाँ पर इसको ब्लॉक बनवाना हो या स्कूल बनवाना हो, पुलिस बनवाया है, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह उनके काम में जो हुए, और सामूहिक कामों के नाम पे ही वो वोट मांग रहे हैं। जो व्यक्तिगत नाराजगी थी वो धीरे धीरे अपनी दूर करने में लगी। यही वजह है कि धीरे धीरे उनका चुनाव उठ रहा है, मजबूत हो रहा है। हांसी में बीजेपी काफी मजबूत है। फिर आप भिवानी की तरफ जाएंगे, आप भिवानी खेड़ा में बड़ा बीजेपी और वहाँ पे रिजर्व सीट जो है पैराशूट कैंडिडेट है वहाँ भिवानी खेड़ा पार्टी हाईकमान का कैंडिडेट है प्रदीप नरवाल जी। हालांकि छात्र राजनीति से वो गांधी फैमिली के बड़े नजदीक आए और एकदम से यहाँ पर चुनाव जो लड़ रहे हैं जी। अभी उनका भी मामला बहुत जो है काफी टफ क्रिटिकल पोजीशन में है टफ फाइट है वहाँ पे। बाकी सीटों की इस तरीके से हम जींद की बात करें, जींद का मैंने आपको जिक्र कर लिया कि यहाँ पे जुलाना में बड़ा टफ मामला है। नरवाना की बात करें, त्रिकोणीय मामला है वहाँ पे। जिस प्रकार से जो कांग्रेस की जो विद्या रानी कांग्रेस कैंडिडेट उसकी टिकट काटी, उन्होंने इन्होंने टिकट दे दिया, वो मजबूत स्थिति में आ गई है जी जी। ठीक उसी तरह से उचाना की बात करें, उचाना में दुष्यंत चौटाला के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी है और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ाई, क्योंकि वहाँ पर जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी, कांग्रेस और जो निर्दलीय है वीरेंद्र सिंह, इस तरह का वहाँ पर समीकरण बनेगा। सबसे पहले नंबर की बात की जाए तो क्योंकि वहाँ पर 24-25 गाँव शोकन है वीरेंद्र सिंह और उनका एक अच्छा खासा 4 साल का राजनीतिक अनुभव रहा है, तो उनको इस बात का फायदा मिलेगा। तो जींद की बात करें, 4 योजनाओं से लगातार यहाँ पर मिड्डा परिवार का कब्जा है। पहले इनके पिताजी इनेलो में थे, 2 बार विधायक बने, फिर उपचुनाव हुआ तो 2 बार भाजपा से खुद ही बन चुके हैं, कृष्ण मिड्डा विधायक बन चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, सत्ता विरोधी लहर, वो यहाँ पर काम करेगी और बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स जींद के अंदर होने थे या होने चाहिए थे, जींद के अंदर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। चाहे आप पानी निकासी की बात करो या पीने के पानी की बात करो या अगर पशुओं की समस्या है, बंदरों की समस्या, इतने सारे इश्यूज, क्राइम की समस्या है बहुत बड़ी, जो यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था। जींद के अंदर थोड़ी सी बरसात आ जाए तो स्टेडियम तोड़ के पानी निकालना पड़ता है शहर का, कोई व्यवस्था नहीं है। और करोड़ों रुपए की अमृत योजना है, बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो कुल मिला के शहर में जो काम होने चाहिए थे, जिस प्रकार खुद भी एलिगेशन लगाते रहे हैं और बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी इनकी तरफ से आती है कि यहाँ के अधिकारी तो उग्रवादी जैसा काम करते हैं, विकास कार्य नहीं हुए। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है उन पर काम करती हुई दिख रही है और यहाँ पर मोस्टली जो मुकाबला रहा है वो अग्रवाल नंबर जो पंजाब में रहा है, कुछ कुल मिलाकर यहाँ पर भी वही तरह की स्थिति है। तो ओवरऑल की अगर हम बात की जाए, कांग्रेस के पक्ष में बस यही माहौल है कि जो एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी लहर है वो काम कर रही है। ये जो चुनाव है ये कोई कांग्रेस नहीं लड़ रही है, लोग लड़ रहे हैं। ये बीजेपी कांग्रेस की तो हालत वैसे भी है, उनके पास कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कुछ कुछ ब्लॉक समिति कुछ नहीं है। ये जो चुनाव है जनता और जो सत्ता है उसके बीच चुनाव है। और यही एक वजह थी कि टिकटों को लेकर कांग्रेस में हरियाणा में बहुत मारामारी बची कि टिकट मिलना मतलब विधायक बन जाना। मैं एक बात और जानना चाहूंगा, क्योंकि देखो हर जगह कांग्रेस में तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, शैलजा करिए मैं मुख्यमंत्री, रणदीप करा, लेकिन ये स्थिति भाजपा में अजीब तरह की हुई है, क्योंकि नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री फेस घोषित कर दिया है, उसके बावजूद अनिल विज कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का फेस हूँ। तो ये कंट्रोवर्सी भाजपा में भी है। ये अंदर खाते आपने देखा होगा, जब दोबारा से कैबिनेट गठित हुई, इस प्रकार से उनको दरकिनार किया, देखा गया उनकी नाराजगी है, लेकिन उनका जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सबको मानना चाहिए, एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उनके पास संगठन है। गांव से लेके पन्ना प्रमुख से लेके ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट से लेके, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। जिस पार्टी के पास एक मजबूत संगठन हो वहाँ अनुशासन भी होता है और यही उनकी मजबूती है, यही उनको फायदा है। आज यहाँ पे अगर कोई प्रोटेस्ट कांग्रेस को करना हो, विधायक के साथ पांच कार्यकर्ता नहीं होते क्योंकि आपके पास संगठन नहीं है। और सीधा फायदा जो अंदरूनी कला है वो बीजेपी के अंदर भी है, वो उसमें कांग्रेस में भी है, हर पार्टी में, लेकिन अनुशासन के चलते वो चीजें कई बार बाहर नहीं आती बीजेपी के अंदर। वहाँ पर एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो लोग चलते हैं और इसीलिए शायद 10 साल से हरियाणा के लोग सत्ता में है और अभी भी तीसरी बार भी जो लग रहा था कि वो सिंगल जो है डबल डिजिट में नहीं आएगी, तो मुकाबले में अब आपको मैं आपको आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अब 10 दिन पहले हम अगर आंकलन करना चाहें तो कौन कहाँ पे खड़ा है, कांग्रेस को कितनी सीटें, भाजपा को कितनी, अप्रोक्स जाना चाहेंगे हम लोग?
मैंने लोकसभा में आपको ये बात की थी जब हम बात कर रहे थे कि चौंकाने वाले जो है परिणाम होंगे, जी तो वो अगर ये बात मैं यहाँ पे कहता कि चौंकाने वाले परिणाम अब हो सकते हैं, क्योंकि पहले जब ये चुनाव शुरू हुआ उसके बाद स्थिति स्पष्ट थी कि जी। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आ रही है। लेकिन अब जो है मामला चूंकि हरियाणा के अंदर फंसा हुआ नजर आ रहा है, तो बहुत मान के चलो कि आज जो कांग्रेस पार्टी है वो 50 के आसपास ही खड़ी नजर आ रही है। जी। तो बहुत स्पष्ट बहुमत ये नहीं है कि आप 60 प्लस 70 हाँ, प्लस सीटें आप लेके जा रहे हो, जी। तो बहुत क्लियर आप एक तरह से जीते नहीं, क्योंकि जिस प्रकार आप किसी भी सीट का जिक्र कर लो, आप किसी पॉइंट का जिक्र कर लो, आप मोटा मोटा आपको यही हालात मिलेंगे कि जो बीजेपी बिल्कुल जो है एकदम कमजोर नजर आ रही थी। कमजोर नहीं है। और जिस प्रकार देखिए एक चीज और तो हम भूल रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का भी जिस तरह से ग्राफ एकदम से बढ़ा है, जेजेपी बिल्कुल हंसी पे गई है, हाँ। लेकिन उसका फायदा सारा का सारा इन लोगों में इनेलो को मिला है। जी और जिस प्रकार से जो गठजोड़ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का इनेलो का, तो ये शायद इसी जुगत में है कि कुछ निर्दलीय है इनेलो और 30-35 सीट अगर बीजेपी के आ जाए तो सरकार इस तरीके बना सकते से हैं। बनाने की वो उसमें, क्योंकि आज मैं रैली में था उचाना, आज जो सम्मान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री देवलाल का मनाया। ताऊ देवलाल का सम्मान दिवस जन्म दिवस था ना, उसके रूप वहाँ पर सम्मान दिवस है। जी जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं बहन कुमारी मायावती जी और चौटाला परिवार के इनेलो बसपा का संयुक्त कार्यक्रम, जी लेकिन दोनों ही बड़े नेता चौटाला परिवार और मायावती डायरेक्ट हमला नहीं करते नजर आए बीजेपी के ऊपर कोई इतना बड़ा, लेकिन सारा फोकस टारगेट कांग्रेस पे रखा, कांग्रेस राहुल गांधी पे राहुल रखा, गांधी पे मायावती को। रखा। हाँ जी तो इनका जो समीकरण नजर आता है ना, अब की बार हरियाणा में जैसे सीटों का बंटवारा भी, उम्मीदवार खड़े करना भी, तो इनको जो समीकरण लग रहा है कि किस तरीके से सरकार बनाए, किस तरीके से करें, क्योंकि आज के समय की बात है तो बहुत बुरी स्थिति में बीजेपी नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में कांग्रेस नहीं है। तो कुल मिला के आज के समय में कांग्रेस को एज है, कांग्रेस थोड़ी सी अप है, लेकिन धीरे धीरे 10 दिन का समय है, ये देखते हैं कि किस प्रकार के जो मुद्दे हैं या किस तरह के जो बड़े चेहरे हैं हरियाणा में कितना बदलाव। ओम प्रकाश भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही चाहते थे, क्योंकि बहुमत के आसपास रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा बहुमत आ गया तो वो भजनाल वाला उनके साथ हो सकता है, अगर 67 सीटें मिली तो वो भजनाल की तरह जा सकते हैं, तो वो हो सकता है कि वो उनकी ऐसी कोई प्लानिंग हो। आपको लग रहा है कि ऐसी कोई रणनीति भी हो सकती है? तो इस तरह की चर्चाएं हैं और चर्चाएं भी चलती है पॉलिटिक्स में कि हुड्डा भी चाहता है कि 45 से 50 के बीच में सीटें रहें ताकि जो दिक्कत ना आए, हमें दिक्कतें ना आए, रास्ता साफ हो उनके लिए और हर तरह का कांटा भी निकल जाए, मामला भी सेट हो जाए, सरकार भी सेट हो जाए। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अगर 50 के आसपास सीटें रहती हैं तो उनके लिए आसान होगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करें, क्योंकि जितने खेमे थे सबको साइड में लगा चुके हैं। किरण चौधरी बीजेपी में जा चुकी है, रणदीप सुरजेवाला सिर्फ 2 सीटों तक है, वीरेंद्र सिंह जो 1 सीट उचाना में फंसे गए हैं। और रही बात शैलजा की, तो शैलजा के जो आपने देखा होगा समर्थन टिकट वितरण पे जो हुआ है तो समझ स्पष्ट है, लेकिन उनकी चुप्पी ने ताकत का एहसास जरूर करवाया कि आप सभी वर्गों को साथ लेके चलोगे तभी पार्टी का भला होगा, अदरवाइज आप एक वर्ग पे या एक लाइन पे सत्ता नहीं चला सकते। और इस तरह के चलाते हो तो वो हालात जो सबके सामने है वो स्पष्ट है। तो कुल मिला के आज की बात की जाए, बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में नहीं और कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में नहीं, लेकिन वो आज के टाइम में बीजेपी अगर 10 दिन देखना होगा कि क्या होता है। ये थे विजेंद्र सिंह जो हमें बता रहे थे कि प्रदेश की सियासी बयार क्या कह रही है। जितना कमजोर भाजपा को समझा जा रहा था या जितना मजबूत कांग्रेस को समझा जा रहा था, हालात वैसे नहीं है, हालात काफी बदल चुके हैं। अगली बार नए मेहमान के साथ नई जगह पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।